आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस जंगल में फैली उस आग की तरह है जो इंसान को जलाकर खाक कर देगा। ये कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च के डायरेक्टर माइकल ऑस्टरहोम का। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर से जुड़ी कोरोना की अपडेट्स, कहाँ क्या स्टडी हुई, कितने मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। पिछले साल से अब तक याद कीजिए कि आपने क्या क्या मिस किया है। ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना, वीकेंड पर दोस्तों के साथ होने वाले गेट टुगेदर और सबसे बड़ी चीज बिना मास्क की टेंशन घूमना। ये पूरा फलसफा है पिछले एक साल का। पर कब तक, आखिर कब तक खत्म होगा कोरोना, ये सवाल सबके जहन में है। खत्म होगा भी या नहीं? कोविड-19 को लेकर दुनिया के तमाम देश अपने अपने तरीके से शोध करने में जुटे हुए हैं। आए दिन एक नई रिसर्च, एक नई स्टडी सामने आ जाती है। अब कोविड के खात्मे को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, वैसी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आखिर कोविड पूरी तरह खत्म होगा या नहीं, और अगर खत्म होगा तो वो समय कितनी दूर है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 महीने में भी कोरोना नहीं खत्म होगा, बल्कि जो पिछले 1.5 साल से हमने झेला है उससे कहीं और ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। नए आउटब्रेक्स होंगे और भी कई लहरों का सामना करना पड़ सकता है। फिर सवालों का भंवर है तो ज़रूरी है एक्सपर्ट की राय ली जाए कि क्या वाकई ऐसा है, कोरोना कभी जाएगा भी या नहीं। इसके लिए मैंने बात की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट और लेखक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। डॉक्टर, अभी जो कोरोना के हालात हैं भारत में और बाकी हम देशों से कंपेयर भी करें वहाँ पर भी, तो उसे देखकर आप क्या देखते हैं? कोरोना की इस लड़ाई में हम कितना बेहतर हुए हैं और कितना और बेहतर होने की गुंजाइश आपको दिखती है? हमें इस मसले को एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। तो सबसे पहली बात है कि कोविड-19 के जो डेली न्यू केसेस हैं काफी एक स्टेबलाइज्ड रेंज में आ गए हैं, जो अधिकतर 30 से 45 हजार के रेंज में केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और साथ में कुछ एक राज्यों जैसे केरल और महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में स्थिति काफी सुधरी हुई है। साथ में हमें यह भी देखना होगा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी पकड़ रही है और करीब 60% से अधिक एडल्ट पॉपुलेशन को एटलीस्ट 1 शॉट मिल चुका है। तो इन दोनों बातों को साथ में रखते हुए और यह याद रखते हुए कि डेल्टा वेरिएंट से जो मुख्य लहर थी भारत में वो हमारे पीछे जा चुकी है, हम कुछ हद तक आश्वस्त हो सकते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम अपने गार्ड को और अपने जो एफर्ट्स हैं उनको रिड्यूस करें, लेकिन हम आश्वस्त हो सकते हैं कि आने वाले समय में कोई भी गंभीर तीसरी लहर नहीं होगी। साथ में यह भी संभव है कि कोई नेशन वाइड तीसरी लहर नहीं आए, खासतौर से अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया। लेकिन हमें राज्यों के स्तर पर और कुछ जिलों के स्तर पर सावधानी बरतनी होगी, जहां पर या तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है, या जहां पर सीरो पॉजिटिविटी किसी भी तरह से पता चलने पर कम, तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन सब बातों को एक साथ देखें तो हम काफी हद तक आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत ने पिछले कई महीनों में जो प्रयास किए, हालांकि उनमें बीच में कुछ ढील रही, लेकिन आखिरकार अब हम पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर नया वेरिएंट नहीं आया, और मुझे लगता है कि अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो भारत में कोई मेजर लहर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आएगी। राज्यों और जिलों के स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज रखनी है, और खासतौर से अभी आने वाले महीनों में जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है उस समय लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अगर हम दिसंबर तक इसको निकाल लेते हैं तब तक वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो जाएगी और अधिकतर लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगा। जो फेस्टिव सीजन है, जो क्राउडिंग होती है, वो समय भी निकल जाएगा। तो हम काफी अच्छी स्थिति में हो सकते हैं अगले साल की शुरुआत में। जी,
तो कोरोना को लेकर जो फिलहाल अभी हालात हैं, क्या उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर कोविड-19 पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड का और बुरा फेज़ देखने के लिए हमें रेडी रहना होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें कोविड का जो सेकेंड वेव थी उससे बुरा फेज देखने को मिलेगा। आने वाले समय में कोविड निश्चित रूप से हमारे साथ रहेगा। यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। बल्कि हमें याद रखना होगा, कई देश जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल जीरो कोविड स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे कि अर्थात वो चाहते थे कि उनके सेटअप में कोई भी केस नहीं आए। लेकिन अब वो देश भी टू लर्न टू लिव विद कोविड अर्थात कोविड के साथ कैसे रहें पर की स्ट्रेटजी पर विचार कर रहे हैं। तो कोविड-19 पूरी तरह नहीं खत्म होने वाला है। ऐतिहासिक रूप से इसका कोई उदाहरण नहीं है कि कोई वायरस आने के बाद वो एकदम से गायब हो जाए। लेकिन हमें तैयार रहना होगा कि कोविड के केसेस समय समय पर आते रहेंगे। यहाँ तक भारत की बात आती है तो कोविड भारत में भी वही प्रक्रिया फॉलो करेगा जो सारे विश्व में होगी। पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज रही और कोई मेजर वेरिएंट नहीं आया तो जो डेली केसेज हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि अब 18 महीने गुजर चुके हैं कोविड-19 को। देश ने काफी मेहनत की है और सारे विश्व ने काफी मेहनत की है कि हम इससे कैसे लड़ें और स्थिति में सुधार भी आया है। तो अब यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात पर भी ध्यान दें कि कोविड-19 ही एकमात्र चुनौती नहीं है, बल्कि देश में अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बाकी सारी बीमारियां हैं, वो कुछ हद तक नजरअंदाज कर दी गई। साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि फिलहाल कई राज्यों से मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य बीमारियों के केसेज आ रहे हैं। अस्पतालों में सामान्य फ्लू के सिम्टम से लोग भर्ती हो रहे हैं। तो अब समय आ गया है जब कोविड के केसेज कम हो रहे हैं तो सरकारें सिर्फ कोविड पर ही ध्यान नहीं दें, बल्कि अन्य बीमारियों पर भी ध्यान दें। स्वास्थ्य सेवाओं को अन्य बीमारियों के लिए तैयार करें। तो आने वाले 6 से 8 महीने में बल्कि हमारा ध्यान कोविड पर भी होना चाहिए, लेकिन बाकी सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी होना चाहिए। और साथ में यह इस बात के लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि जब कोविड के केसेज कम हो जाएंगे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे उन चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे और कैसे रोजमर्रा की जिंदगी को वापस लाया जाए। डॉक्टर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कभी ख़त्म नहीं होगा कोरोना, कोई पास्ट पैंडेमिक का एग्जांपल जिसे देखते हुए ये फिगर आउट किया जा सके कि कोरोना एंड नहीं होगा या कैसे एंड होगा, वो किन हालातों में खात्मे की ओर बढ़ेगा, एक आइडियल सिचुएशन क्या होगी? हमें याद रखना होगा कि दुनिया से जो मनुष्यों की बीमारियां होती हैं उनमें से अब तक सिर्फ एक बीमारी पूरी तरह खत्म हुई है, स्मॉल पॉक्स। और उसकी वजह यह भी थी कि एक तो उसके खिलाफ प्रभावकारी वैक्सीन थी, साथ में एक बार वैक्सीन नेचुरल इन्फेक्शन हो जाने के बाद लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होता था। और साथ में सारी दुनिया में इस पर कोशिश की गई कि उसको बीमारी को हटाया जाए। स्मॉल पॉक्स का सिर्फ होस्ट जो होता था सिर्फ मनुष्यों में होती थी, तो इन सब बातों की वजह से उस बीमारी को खत्म किया जा सका। लेकिन कोविड-19 या SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 करता है, एक कॉमन वायरस है और ये नेचुरल ह्यूमंस के अलावा बाकी स्पीशीज में भी पाया जाता है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि इसको पूरी तरह खत्म किया जा सके। यहाँ तक रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात आती है, जो इस तरह की सांस की बीमारियों के वायरस होते हैं, जिसमें SARS-CoV-2 भी है। तो ये वायरस बहुत कॉमन है, कोरोना वायरस समय वर्षों से जाने जाते हैं। तो इनके खत्म करने की न तो संभावना है और न ही प्रयास करने की जरूरत है। जरूरत तो इस बात की रहेगी कि हम इससे बचाव करने की कोशिश करें, और जब इस पर लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो वायरस हमारे आसपास सर्कुलेट करेगा। अगर किसी को बीमारी होती है उसका इलाज किया जाए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं होगी। चिंता तभी होती है जब कोई अननोन न्यू वायरस है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। एक बार एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाती है और लोगों को जिनको इन्फेक्शन हो चुके हैं, एंटीबॉडी बन चुके हैं, फिलहाल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर माना जा सकता है कि आने वाले समय में एक माइल्ड इलनेस होगी। कुछ लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है, उनके लिए इलाज की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। अन्यथा चिंता की कोई बात नहीं है। और यही पुरानी बीमारियों से हुआ है। 1918 से 1920 के बीच में जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था, उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस थोड़े बदले हुए रूप में अभी भी हमारे साथ है। इस बीच में 5 उसकी पैंडेमिक हुई है।
या और छोटी मोटी आउटब्रेक होती रहती हैं। हम मान के चल सकते हैं कि लगभग उसी तरह का पैटर्न फॉलो किया होगा इस कोविड-19 के लिए कि छोटे स्तर पर सर्कुलेट होता रहेगा, लेकिन हो सकता है बीच में कहीं किसी जगह कुछ केसेस बढ़ जाएं, आउटब्रेक्स होने लगे, और हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। जी। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि कोविड के और भी सर्ज जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये किस तरह के सर्ज हो सकते हैं? सीवियर होंगे या माइल्ड होंगे या बाकी ऐसे ही होंगे वो आए और गए टाइप्स के? देखिए, अगर हम उसको सर्ज कहेंगे तो हमें पता चलेगा, तभी हम उसको सर्ज कहेंगे। लेकिन साथ में यह भी याद रखना होगा कि अधिकतर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्ज नहीं होगा, जो ज्यादातर लोकल स्तर पर सर्ज होगा। एक बात। दूसरी बात है, अगर हम देश के बियॉन्ड बात करें, भारत के बाहर की बात करें, तो दुनिया में अभी कई हिस्से हैं जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। अभी तक उनका कोविड-19 का प्रभाव उन देशों में तुलनात्मक रूप से कम रहा है। जैसे हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है और कोविड-19 का फैलाव भी कम है। तो संभव है कि आने वाले समय में जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उनमें सर्ज हो, तो दुनिया के स्तर पर वो सर्ज हो सकता है। तो हमें जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो याद रखना होगा कि हम विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं। तो दुनिया में अलग अलग जगह सर्ज हो सकते हैं। साथ में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी कितने समय तक लास्ट रहती है, तो वो भी डिटरमाइन करेगा। लेकिन फिलहाल लौट के मैं भारत की बात करूंगा और कहूंगा कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्ज की संभावना काफी कम है। राज्य स्तरों पर खासतौर से ख्याल रखना होगा, और जितने भी एक्सपर्ट हैं और जितने भी प्रोजेक्शंस हैं वो बात कर रहे हैं कि अगर केसेस बढ़े भी तो जो बेसलाइन फिलहाल जो 30 से 35 हजार का है उससे थोड़ा ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं, 70-80 हजार पहुंच सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में 1,50,000 केसेस प्रतिदिन पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं जाएंगे। मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि हमें जिला स्तर पर और राज्य स्तरों पर नजर रखनी होगी। अब पूरे देश के स्तर पर एक साथ पैंडेमिक और कोविड-19 के केसेस चलने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है। जी। तो जो ट्रांज़िशन होगा डॉक्टर बैक टू नॉर्मलसी का, जिसका हम इंतज़ार 1.5 साल से कर रहे हैं, क्या उसमें हर्ड इम्यूनिटी का भी कुछ रोल होगा? वो क्या सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी से ही ये पॉसिबल हो पाएगा, बैक टू नॉर्मलसी हम पहुंच पाए, वो सिर्फ और सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी से पॉसिबल हो पाएगा? इसका कितना बड़ा रोल जो है होगा इस पैंडेमिक को एंड करने में? तो पहली बात हमें याद रखना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी की जो विचारधारा है वो सिंपली यह बताती है कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ पॉपुलेशन को जब प्रोटेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसके ट्रांसमिशन की गति कम हो जाती है वायरस की, और ये प्रोटेक्शन हो सकता है नेचुरल इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से, इन दोनों में से किसी भी तरीके से। पहले माना जा रहा था कि 70% आबादी को प्रोटेक्शन आने के बाद इसका ट्रांसमिशन की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद इसको 85 से 90% माना जाने लगा है। लेकिन हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि कई देश अपने यहाँ पर उन देशों में वैक्सीनेशन को काफी उच्च स्तर तक अचीव कर सके, हाई कवरेज अचीव कर सके, उसके बावजूद उन सेटिंग्स में केसेस राइज हुए। तो अभी फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। साथ में याद रखना होगा कि अगर हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड 85% टू 90% है, 85 से 90% है, और भारत में सिर्फ एडल्ट वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन के माध्यम से अधिकतम जो पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन हो सकता है वो करीब 60% आबादी होगी, क्योंकि एडल्ट पॉपुलेशन 60% है और 40% चिल्ड्रन है, करीब 37 से 40%, उनको वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा है। तो हम हर्ड इम्यूनिटी के थ्रेशोल्ड पर सिर्फ वैक्सीनेशन के माध्यम से नहीं पहुंच सकते। कुछ लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन है, लेकिन हम नहीं जानते कि बाकी को कितनों को नहीं है। तो फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी की कॉन्सेप्ट तो कितना सफल होगी इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तरीके यही है कि लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, क्योंकि वायरस स्लो लेवल पर सर्कुलेट होता ही रहेगा। हमें बचाव के तरीके इस्तेमाल करने होंगे, खासतौर से उस आयु वर्ग को, उस पॉपुलेशन को जो हाई रिस्क पर है। अगर डॉक्टर यहाँ पे भारत को छोड़कर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, तो जो क्राइटेरिया है पैंडेमिक के एंड होने का, वो सब देशों के लिए सेम रहेगा या कुछ अलग प्रोस्पेक्ट्स होंगे, कुछ अलग हालात होंगे अलग अलग देशों के लिए? जैसे आजकल एपिडेमिक की बात हो रही है, कई दिनों से उससे सुना जा रहा है कि एपिडेमिक स्टेज में ये पहुँच जाएगा। तो क्या इसके लिए हर देश के लिए ये सिचुएशन सेम होगी, कुछ क्राइटेरिया सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे?
हमें याद रखना होगा कि जब हम किसी बीमारी को पेंडेमिक कहते हैं तो उसका मायने होता है कि वो कई देशों में एक साथ एक तेज रफ्तार से फैल रही है। साथ में संभावना रहती है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं इससे चरमरा सकती हैं, और लगभग वही परिस्थिति कोविड-19 से आई। हालांकि दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय पर आई, लेकिन वायरस तेजी से फैला, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं, और फिलहाल सारी दुनिया पेंडेमिक की स्थिति में है, क्योंकि पेंडेमिक सारे विश्व को प्रभावित करती है, कई देशों को प्रभावित करती है, तभी इसको पेंडेमिक कहा जाता है। लेकिन साथ में जो अब वैक्सीनेशन हो रहा है और धीरे धीरे लोगों को इम्यूनिटी से डेवलप हो रही है, तो एक समय आएगा जब वायरस सर्कुलेशन पूरी तरह रुकेगा नहीं, लेकिन उस लो लेवल पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं इसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगी। साथ ही पब्लिक हेल्थ के लिए जो बड़ी चुनौती नहीं रहेगा, तो उस परिस्थिति को हम एंडेमिक कहेंगे। जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सब एंडेमिक बीमारियां हैं, अर्थात ये समाज में और हमारे कई देशों में होती हैं, सर्कुलेट होती रहती है, लोगों को कभी कभी इन्फेक्शन होता है, फिर स्वास्थ्य सेवाओं से उनको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो हम इनके बारे में अधिक चिंता नहीं करते, तैयार रहते हैं, और लगभग यही कह सकते हैं कि यही परिस्थिति कोविड-19 के बारे में आएगी, जब लो लेवल तक का ट्रांसमिशन होता रहेगा। वह दिन तो डेफिनेटली आना है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह देंगे कि अब पेंडेमिक खत्म हो गया। उसके बाद वाली स्टेज को हम एंडेमिक स्टेज मानेंगे। फिलहाल विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और यह संभव है कि हर परिस्थिति के लिए एंडेमिक का मायने बिल्कुल अलग हो। उदाहरण के तौर पर कंट्री जिसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर में एंडेमिक का मायने होगा कि हर दिन में 10 या उससे कम केस, या 2 या उससे कम केस, उस तरह के क्राइटेरिया होंगे। जबकि भारत में एंडेमिक का मायने होगा कि देश में 10,000 केस प्रतिदिन या उस तरह के केसेज आने लगेंगे। दूसरी चीज है कि स्वास्थ्य सेवाओं को उस तरह से ढाल दिया जाएगा कि कोविड अन्य बीमारियों की तरह ट्रीट किया जाएगा एंडेमिक में। तो हमें उस परिस्थिति के लिए तैयार है। तीसरी बात हमें याद करने की ये होगी कि जिस तरह से फिलहाल कोविड-19 के लिए टेस्टिंग को किया जाता है, लगभग हर किसी को टेस्ट किया जाता है, जब एंडेमिक परिस्थिति आ जाएगी तो उस समय अप्रोच उससे पूरी तरह भिन्न होगी। हर व्यक्ति को टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी जिसमें बीमारी होने की लगने की संभावना अधिक है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उन्हीं को किया जाए। तो सारी अप्रोचेज बदल जाएंगी। आखिरकार कोविड-19 को एंडेमिक स्थिति में आना ही है। जब पेंडेमिक खत्म होगा उसके बाद से एंडेमिक स्थिति शुरू होगी। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ और समय है, जब सभी देश निर्णय करेंगे कि उस सेटिंग में तब इस बीमारी को एंडेमिक कहा जाए। जी, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे ये कि वैक्सीनेशन एक की फैक्टर होगा अगर कोरोना को खात्मे की ओर ले जाना है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया है उन्हीं का कहना है कि वैक्सीनेशन इज़ द की फैक्टर। तो अभी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है और हाल ही में जो 2.5 करोड़ का वैक्सीनेशन टारगेट एक दिन में पूरा किया, जो रिकॉर्ड बना है, ऐसे में क्या अगर हम रोज़ ही ऐसा करें तो क्या हम अपने दिसंबर के टारगेट तक पहुंच पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर भारत 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में कर सका तो यह सच में एक देश में वैक्सीनेशन सिस्टम का पोटेंशियल दर्शाता है। मई के महीने में देश में हर दिन औसत 20 लाख वैक्सीनेशन हो रहे थे, जबकि अब एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुए। तो यह दर्शाता है कि हम अपनी क्षमता के काफी नीचे वैक्सीनेशन कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह यह थी कि वैक्सीन की सप्लाई नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से तैयारी के बाद देश उस स्तर पर पहुंच सका कि एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन कर सके। तो यह दर्शाता है कि भारत में काफी सारी क्षमता है और देश में स्वास्थ्य सेवाएं उन क्षमताओं से नीचे काम करती हैं। यह भी दर्शाता है कि अगर हम पर्याप्त तैयारी करें तो देश किसी भी स्वास्थ्य चुनौती से जूझ सकता है। और तीसरा, यह इस बात का सबूत है कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं, और जब उन्हें कोई भी काम दिया जाता है तो उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। जहाँ तक कितने प्रतिशत लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन इस साल के अंत पर हो पाएगा, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस बात पर सिर्फ निर्भर करता है कि कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी। उदाहरण के तौर पर 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन का मायने हुआ कि एक महीने के लिए
75 करोड़ वैक्सीनेशन चाहिए, क्योंकि वास्तव में उपलब्ध वैक्सीन सिर्फ 25 करोड़ के करीब है। तो उस औसत को बनाए रखना संभव नहीं है। हाँ, एक दिन में 80 लाख से 1 करोड़ का औसत करीब भारत फिर कर सकता है, और उसे करते रहने की जरूरत होगी। साल के अंत तक अगर हम 70% से 80% लोगों को सिंगल शॉट पूरे देश में मिल जाए एडल्ट पॉपुलेशन को, तो एक अच्छी स्थिति होगी और वो पेंडेमिक को रोकने को काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना होगा कि कोविड-19 अब अकेली चुनौती नहीं है। देश में जैसे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों से, लेप्टोस्पिरोसिस से बच्चों की मृत्यु हो रही है, और ये बीमारियां कई सालों से हैं। अगर जिस तरह की प्रतिबद्धता हम कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए दिखाए हैं, अगर उसी तरह की प्रतिबद्धता अन्य बीमारियों के लिए दिखाई जाए, तो हमारे देश में बच्चे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, उनकी असमय मृत्यु नहीं होगी और कई सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कोविड-19 महामारी का जो समय है, वो सिर्फ इस महामारी से लड़ने का नहीं, लेकिन भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की सीख भी देता है। तो ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो कोरोना कब खत्म होगा या नहीं भी होगा, ये सब तो उन बातों पर डिपेंड करेगा जो एक्सपर्ट्स ने गौर करने बोला है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सावधान रहना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है मास्क के साथ, और ये भी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत होने वाली है। तो फिलहाल आज की कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी दिन। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आपका मनपसंद आज तक रेडियो। बाय बाय।